नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र से मैं शीनू वालिया आज आप सबका कार्यक्रम साहित्य सृजन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं चंडीगढ़ की जानी मानी हस्तियाँ डॉक्टर अनीता सुरभि और श्रीमती ममता कालरा जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा का विषय रहेगा अपने अस्तित्व को खोजती हिंदी। तो आइए जानते हैं क्या कारण है हमारी मातृभाषा हिंदी आज अपना स्थान खोती जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा इसका जन्म कैसे हुआ। देखिए, हिंदी बहुत प्राचीन भाषा नहीं है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। कहते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। वैसे हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और हिंदी एक भाषा ही नहीं है, हमारे देश की पहचान है। और हिंदी, अगर मैं ये कहूँ कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर आती है और सबसे शक्तिशाली भाषा मानी जाती है। बात आपने यहाँ पर हिंदी भाषा की कही है, तो हिंदी बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम भाषा होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा भी है। लेकिन वही बात मैम, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि विश्व में तीसरे स्थान पर आने वाली हमारी भाषा, लेकिन हम लोग ही, हम भारत के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ही उसे बोलने में शर्म महसूस करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल जब ब्रिटिश शासन था हमारे देश में, उसके बाद से अंग्रेजी हमारे कहें, अगर ये कहा जाए कि हमारे संस्कारों में पर हावी हो गई, उसका हमारे भाषा पर अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। और ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद भी अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्थापित रही। क्या है कि आजकल हम अपने बच्चों को शुरू से ऐसे ही संस्कार देते हैं। हम जब उनको बोलना सिखाते हैं तो हम उनको इंग्लिश के शब्द बोलना सिखाते हैं। हम उनको हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि अगर हमने बच्चों को ये कहा कि ये सेब है, तो शायद हमारे संस्कार, हम छोटा महसूस करते हैं। हम कहेंगे नहीं, ये एप्पल है ना। मैंने ये देखा है, हम बच्चे से पूछेंगे वाटर पियोगे, हम ये नहीं कहेंगे आप पानी पियोगे। अच्छा, क्या ही जिनको इंग्लिश नहीं आती, कि जरूरी नहीं है हम इंग्लिश बोलें, लेकिन हम बोलने का प्रयत्न करते हैं, जो कि गलत है। आप भाषाएं सीखें, भाषाएं सीखना बुरा नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखें, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी अपनी भाषा है, उससे प्रेम करें, उसे ना भूलें। और शायद यही कारण है कि बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना भी बुरा नहीं है, लेकिन उनको अपनी भाषा के टच में रखना चाहिए। आप बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, काफ़ी भाषाएं सिखाएं, लेकिन अपनी भाषा के प्रति प्रेम करना जरूर सिखाएं। नंबर 2, अपनी भाषा को बोलने में कभी कोई शर्म ना करें, हिचकिचाएं नहीं। आपने देखा होगा, मैं टेम्पल के नियर रहती हूँ, आप किसी से बात करें, आप ये भी तो कह सकती हैं कि मैं मंदिर के पास रहती हूँ, है ना। तो ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ अनीता जी से, जो ये बात कह रही है कि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। जब बच्चा घर में होता है, हम जब छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, लेकिन आज बच्चों को एक ही भाषा पढ़ाई जाती है, ए फॉर एप्पल। उन्हें उसका मतलब नहीं बताया जाता है। अगर हम इस चीज़ को ऐसे लें कि बेटा ये सेब है, इसे इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। अपनी भाषा को पहले, अपनी भाषा को पहले रखें, और अपनी भाषा को पहले। यहाँ स्थान की बात नहीं है, बात यहाँ दिल की है। हिंदी हमारी भाषा है, ये जग जाहिर है, लेकिन हम हिंदी के कहाँ हुए? हम अपनी भाषा के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम हिंदी के नहीं हुए हैं अभी,
चाहे विदेशों में कितनी ही पहचान बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई है, यूनेस्को में शामिल हो गई है, लेकिन हिंदी भारतीयों के दिल में कहाँ जगह बना पाई, यह भी चिंताजनक बात है और इस पर आवश्यक कुछ सोचना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए इस बारे में। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम जिस समाज में रहते हैं, अगर हमें अपने समाज को एक सशक्त समाज बनाना है तो उसके लिए जो हमारी भाषा है उसका बहुत योगदान होता है। जैसे कि कहा गया है, भाषा ही विकास का सारथी है। तो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए हमारी भाषा का जो महत्व है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि भाषा हमारे जीवन मूल्यों, हमारे महत्व, हमारी गरिमा के लिए सबसे बड़ा योगदान देती है और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का काम करती है। बिल्कुल ठीक है। और हम एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भाषा का जो महत्व है उससे हम सभी परिचित हैं। ये नहीं कि हम जानते नहीं कि भाषा का महत्व हमारे जीवन में कितना है, लेकिन हाँ, उसके लिए सरकार ने भी कदम उठाने चाहिए, उठा भी रही है सरकार, और उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़कर हमें अपने अंदर से खुद ही उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है। और यही है जो आज का जो भारत है, हमारा जो आधुनिक भारत है, उसमें जो भाषा का एक स्थान होना चाहिए, हाँ। जो हिंदी भाषा का एक स्थान होना चाहिए, उसको सही स्थान दिलाने के लिए हम सबको मिलकर ही कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी जैसे अनीता जी आपने बोला था कि हिंदी जो है वो हमारी वैज्ञानिक भाषा है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हिंदी को वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हिंदी वाकई में एक वैज्ञानिक भाषा है। आप ये देखिए, अपने लेखन में और अपने पाठन में अगर हम अपने देखें तो हिंदी एक क्रमबद्ध भाषा के रूप में भी जानी जाती है। ये वैज्ञानिक भाषा हम इसको क्यों कहते हैं कि जब हम हिंदी जिस क्रम में लिखते हैं उसी क्रम में हिंदी को बोलते हैं। और हिंदी बोलते समय हमारे होठ, हमारी जीभ, हमारी दांत, हमारा तालु और या मूर्धा भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है। अच्छा, कई बार आपने देखा कई ध्वनि जब हम बोलते हैं तो कंठ से निकलती है। अच्छा, किसी ध्वनि को जिसको कि बोलते हुए, कुछ शब्दों को बोलते हुए जिनको कि हम ऊष्म शब्द भी कहते हैं, वर्णमाला के जो ऊष्म शब्द होते हैं उनको बोलते हैं, तो हमारे अंदर से ऊष्मा निकलती है। तो ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण कहते हैं कि मेडिकल साइंस में तो आजकल ये भी कहा जाता है कि हिंदी भाषा लिखने और बोलने में हमारे दिमाग के दोनों भाग काम करते हैं। और विश्व की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है कोई भी भाषा जो कि क्रमबद्ध भाषा है। हाँ। जो हम बोलते हैं हम वही लिखते हैं। हम हिंदी को लिखते हिंदी में कुछ साइलेंट नहीं होता, कुछ साइलेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि आजकल स्पीच थेरेपी में भी हिंदी की वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक भाषा है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। इस पे गर्व होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक ये जाने, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हिंदी भाषा के महत्व को जाने और उस पर गर्व करे। और आप ये देखिए, हिंदी की जो वर्णमाला के वर्ण, स्वर और व्यंजन है, उनकी रचना भी मानव शरीर के रचना के अनुसार की गई है ना। तो ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल यही बात जो मैडम कह रहे हैं, यही बात कहना चाहूँगी कि हिंदी में जो वर्णमाला का उच्चारण स्थान है वो निश्चित है। आप अंग्रेजी को देखेंगे तो अंग्रेजी में ख को हम KH की तरह लिखते हैं और घ को हम GH लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जितनी ध्वनियाँ हैं उतने ही अक्षर हैं। दूसरी बात, जो हिंदी के शब्द हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं, उनके पीछे कुछ निश्चित नियम हैं, कोई उनके अर्थ हैं। जैसे आप जल से ही शब्द लें, जो आप आजकल की युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे,
युवा पीढ़ी रटने पर जोर देती है कि आप जितना सिलेबस है आपके स्कूल में, पाठ्यक्रम है, आप उसी के अनुरूप चलें, उससे ज़्यादा आपको हिंदी नहीं समझनी है। तो हम देखते हैं कि जो जल शब्द है, जल के आप, एक जलज है, एक जलद है और एक जल्दी है। तीनों ही शब्द जल से बने हैं, लेकिन तीनों का अर्थ भिन्न है। और ये ऐसे ही नहीं बना है। आप जलज, जय का अर्थ लेंगे तो जय का अर्थ होता है जन्म देने वाला या जन्म लेने वाला। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। कमल। फिर है जलद, दे का मतलब देने वाला, वह जो हमें जल प्रदान करता है वो कौन है? बादल। इसी तरह जलधि, धी यानी धारण करने वाला, जो अपार मात्रा में जल को धारण कर सकता है वो कौन है? समुद्र। तो इस तरह जो हिंदी है वो एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक भाषा है। आपने बहुत ही बारीकी की चीजें जो हिंदी की हैं और बहुत आसानी से बताई। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की वैज्ञानिक व्यवस्था से दूर है। ये सबसे ये भी बिल्कुल बड़ी ठीक बात है। है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है। हिंदी में हमें गर्व भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका एक कारण है कि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और कहते हैं कि 1949 में संविधान सभा में आचार्य राजगोपालाचार्य ने राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा शब्द का प्रयोग किया। और जब सभा खत्म हो गई तो उन्होंने राज्य भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा, जिसका हिंदी में अनुवाद हमने राजभाषा किया। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इसका अनीता जी आप साथ साथ हमें ये भी बताइए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसमें अंतर क्या है? बहुत लोग हैं जो कि ये जानना चाहेंगे। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में काफी फर्क है। राजभाषा होती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा हमारी नेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। हम बेशक हिंदी में बात करें कि मैं ये दर्शकों के सामने, क्योंकि हम ऐसे ही बोलते हैं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। राजभाषा में हम सरकारी काम करते हैं। हम ये राज्य भाषा हमारी शासक और प्रशासक, अधिकारी और कर्मचारी यूज करते हैं, और राष्ट्रभाषा को आम आदमी यूज करता है। राष्ट्रभाषा जनमानस की भाषा है और राजभाषा हमारे सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों की भाषा है, जिसमें सरकारी पत्र व्यवहार किया जाता है, जिसमें हमारे सभी काम किए जाते हैं हर राज्य के, जहाँ भी जिस भी राज्य की है उसी भाषा में। और राष्ट्रभाषा हमारे समाज, हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्य के व्यवहार में लाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि राजभाषा हमारे दिमाग से जुड़ी हुई भाषा है और राष्ट्रभाषा हमारे दिल से जुड़ी हुई भाषा है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यही फर्क है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक नेशनल लैंग्वेज है। और वही आप बता रहे थे कि क्यों उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, आजकल देखिए जगह जगह ये कह रहे हैं एक राष्ट्र एक संविधान, एक संविधान है ना। तो फिर एक राष्ट्र एक भाषा क्यों नहीं? क्या है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। जी जी। हमारे देश में भी 19 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड सबसे ज्यादा बोली जाती है। और वैसे भी अगर राजभाषा का दर्जा मिल चुका है तो उसके लिए राष्ट्रभाषा देने में संविधान कहीं में असंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर भारतीय हिंदी भाषा को जानते हैं, अच्छा, बोलते वही मिलना भी भाषा चाहिए, वैसे मिलना भी देखा चाहिए। जाए राष्ट्रभाषा का पद राजभाषा से बड़ा होता है। जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं वही सबसे ज्यादा गरिमामयी मानी जाती है, पद में बड़ी मानी जाती है। अच्छा, हमारे देश के 19 राज्यों में ही नहीं, विदेश में भी जो भारतीय यहाँ से बाहर चले गए हैं जी। वहां पर हिंदी बोली जाती है। बहुत देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। सूरीनाम में, नेपाल में, मॉरिशस में बहुत लोग हिंदी बोलते हैं। अब ये बात हम लोग सोचें,
सरकार सोचे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, और इस पर आजकल वार्ताएं भी हो रही हैं, लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी इसी उम्मीद में कि जल्द से जल्द हमारी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा, और हम उसी शान से, उसी गर्व से कह पाएंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक राष्ट्र एक भाषा। और लेकिन अंग्रेज़ी भाषा अभी भी, जैसे कि हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अपना हर जगह अंग्रेज़ी अपने पाँव पसार रही है, और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हमारी मातृभाषा है, भाषाएं हैं, उनमें उनको भी वो समेटती जा रही है। चाहे हम पंजाबी लें, हरियाणवी, हर जगह अंग्रेज़ी अपने पाँव पसार रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो मातृभाषाएं, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो भी जीवित रहें, कहीं वो अपना अस्तित्व भी खो ना दें? देखिए, क्षेत्रीय भाषा, या आप जैसे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपने बाहर काम करना है, आपने बाहर बच्चों को पढ़ाना है, बिजनेस करनी है, या ऑफिस में काम करने, अब तो आपको इंग्लिश, हमारे उसमें इतनी घुल मिल गई है कि आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए आपको। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी भाषा हिंदी को भूल जाएं, लेकिन अभी कुछ समय से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं। अभी राजभाषा विभाग ने एक लीला मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है पिछले हिंदी दिवस पर, है ना? बिल्कुल। तो इस लीला मोबाइल ऐप में क्या है, आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से हिंदी सीख सकती हैं, और इसके लिए मैं राजभाषा विभाग को कहती हूँ, प्रशंसनीय काम किया है कि आप मोबाइल, क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, बच्चे पढ़ते भी मोबाइल पर हैं, है ना? आजकल कहानियां भी यंग जो जनरेशन है वो मोबाइल पर पढ़ती है। इसी के साथ ही एक मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा, हम लोग कहते हैं तकनीकी युग है, जो हमारा टेक्निकल इतना इंडिया, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेदार है हिंदी, जिसके वजह से हिंदी पिछड़ती जा रही है। क्योंकि आजकल अगर हम मोबाइल देखते हैं, या बच्चे मैसेज करते हैं, या अगर हिंदी का, उसको भी वो इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो उसका क्या कारण आप कहेंगे? नहीं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन उसके साथ हिंदी भी में भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें ये है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, कि हमें मात्राएं की कोई गलती ना हो जाए। वो क्या है, वो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि से, अगर मैं ये कहूँ जो आपने प्रश्न पूछा है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि रोमन लिपि जब हम लिखते हैं, उसका एक कारण है। जब हम देवनागरी, आपका प्रश्न को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। देवनागरी लिपि का जब विकास हुआ, उस समय हुआ जब हम हाथ से लिखते थे, और हाथ से भी लिखते थे, वो हम शिलाओं पर लिखते थे, ताम्र पत्र पर लिखते थे, भोज पत्र पर लिखते थे, है ना? उसके बाद विकास होने के साथ साथ हम प्रिंटिंग प्रेस और टाइपराइटिंग पर आ गए, है ना? उस टाइपराइटिंग और प्रिंटिंग प्रेस से हम कंप्यूटर युग में आ गए। अब कंप्यूटर युग में आने के बाद तो और भी विकास हुए कि हम बोलकर भी लिख सकते हैं। अब तो ये भी सुविधाएं हैं कि हम बोलकर भी लिख सकते हैं। अगर मैडम लिपि का संकट तो है। अब वो क्या है था कि जो हमारी लिपि है वो कहीं ना कहीं वो भी लुप्त हो रही है। नहीं, लुप्त नहीं हो रही। वो क्या है, उसका देवनागरी लिपि में कुंजियों की काफी आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर उसके संयुक्त अक्षरों के लिए। अच्छा, रोमन लिपि में कुंजियों की आवश्यकता कम पड़ती है। तो उसके बाद कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ साहित्य भाषा मनीषियों ने हिंदी का सरलीकरण किया है, उसका मानकीकरण किया है। अब आपने देखा होगा कुछ शब्द लुप्त होते जा रहे हैं। अब चंद्र बिंदु भी लुप्त हो गया है, उसकी जगह हमने बिंदु को ही मान लिया है ना। यही मैं कहना चाह रही थी कि लिपि, जब हम किसी चीज को, ये हमने शरीर विज्ञान में बहुत पहले पढ़ा कि मनुष्य जिस अंग को यूज नहीं करता है, उपयोग में नहीं, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो अगर हम वो लिपि, ये
बच्चों की मानसिकता है कि अगर जिस चीज को यूज नहीं करेंगे, जैसे हम विद्यालय पहले लिखते थे, लेकिन हाँ। आजकल के बच्चे स्कूल लिखते हैं। अब स्कूल कॉमन हो चुका है, Common लेकिन वो मुझे जो लगता है विद्यालय है बहुत लोगों वो को पता ही हिंदी नहीं के होगा। शब्दकोश से तो निकलता जा रहा है, सीमित हाँ, होगा ना कुछ उसका शब्द लुप्त शब्दकोश। होते जा रहे हैं। वो क्या है, हिंदी ने कई भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लिया है, जी जी, और वो हमारी बोलचाल की आम भाषा में यूज भी होते हैं। और ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा के शब्द। और मैं वही आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि जैसे विद्यालय है, विद्यालय बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। और जहाँ तक, जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ और मैं ये जानती हूँ, अगर आप बच्चों से पूछोगे तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि स्कूल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। मैम आप उनको यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो मुझे लगता है हर बच्चा 10th 8th का बच्चा समझ लेगा कि यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय बोलते हैं तो मुझे लगता है बड़े से बड़ा हिंदी का जो साहित्य प्रेमी है वो भी, उसे भी समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये शब्द जब हम व्यवहार में नहीं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसका अंतर भी आम लोग नहीं बता सकते। सबसे बड़ा कारण है कि जब हम अपने व्यवहार में नहीं साहित्य, अपनी भाषा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, सिर्फ हमारी हिंदी में इंग्लिश के शब्द नहीं, उर्दू भी, पंजाबी भी, फारसी, ये तो हमारी भाषा की खासियत है। ये हमारे हिंदी में समाहित हो चुके हैं। हम एक ऐसा सागर हैं जिसके अंदर सभी नदियां आके सम्मिलित हो जाती हैं। तो वो ही ना कि आजकल बस वो देवनागरी लिपि में थोड़ा संयुक्त अक्षरों में जो समस्या आती है, उसकी वजह से कुछ शब्दों का सरलीकरण कर दिया गया। राजभाषा विज्ञान ने भी अभी एक इसके लिए वो भी निकाला है, शब्दावली निकाली है सरल हिंदी के सरल शब्दों की वेबसाइट भी हिंदी में बननी, हिंदी में तैयार की जा रही है। और दूसरा जो है, महात्मा गांधी ने भी एक बार पहले भी, आज़ादी से पहले भी हिंदी को रोमन में लिखने का प्रयास हुआ था कि रोमन में लिखा जाए, लेकिन महात्मा गांधी और विनोबा भावे के प्रयासों से वो माहौल नहीं बन पाया। तो आज युवा पीढ़ी अगर स्वेच्छा से ये माहौल तैयार कर रही है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी भाषा की उसकी अपनी एक लिपि होती है, वो उसी में ही लिखी जाए तो बेहतर है। इससे भाषा की अपनी अस्मिता बनी रहती है, बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे किसी भी देश की जो भाषा है वो उसकी एक आत्मा है, और भारत की आत्मा जो है वो हिंदी है। अब वो ये है कि हिंदी सिर्फ एक अनुवाद की भाषा नहीं, एक संवाद की भाषा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगी कि अनुवाद अगर हिंदी में होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदी में आप अनुवाद करिए, लेकिन सिर्फ अनुवाद की भाषा नहीं हिंदी बन के ना रह जाए, क्योंकि इस तरह से हिंदी है वो एक भाषा की अनुचरी बनकर रह जाएगी ना, कि वो एक उसका स्वतंत्र विकास जो होता है वो नहीं हो पाएगा। फिर आप मूल टेक्स्ट यदि अंग्रेजी में है और हिंदी को सिर्फ उसका ही अनुवाद करना है, तो वो फिर आडंबरपूर्ण और एक बोझ वाली सी भाषा लगने लगेगी बच्चों को भी और साहित्य जानने वालों को भी, और वो सीखने में जो हिंदी में एक सुगमता और सहजता है वो खत्म हो जाएगी। तो हिंदी एक बोझ वाली भाषा नहीं लगनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अनुवाद होने में कोई बुराई नहीं है, अनुवाद आप करते हैं ठीक है, लेकिन हिंदी सिर्फ अनुवाद की भाषा नहीं बननी चाहिए, वो संवाद की भाषा बननी चाहिए। जन सामान्य उसमें बात करे, उसे प्रयोग करे। आप अगर किसी देश में जाते हैं तो आपको कोई वृद्धा औरत है या वृद्धा है, वो अपने माँ के समान लगती है, आप उसे माँ की तरह ही दर्जा देते हैं, उसी तरह उसका सम्मान करते हैं, नजर से देखते हैं। लेकिन क्या उसके लिए आप अपनी माँ को छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। तो आप अंग्रेजी सीखिए, कोई भी भाषा, सभी भाषाओं का सम्मान करो, विश्व की कोई भी भाषा सीखिए, लेकिन आप हिंदी को कमतर नहीं आके, उसकी तुलना करके ये नहीं आके कि हिंदी हीन भाषा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर मैं ये चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे अगर सब कुछ हिंदी भाषा में हो जाता है तो इसमें रोज़गार की संभावनाएं कैसे बढ़ सकती हैं, ताकि हमारी जो दर्शक हैं वो उनको ये भी हो कि जब अगर सब कुछ हिंदी में हो जाता है तो उनके पास एक नए रोज़गार या कैसे उनके पास और बहुत सारे मिल जाएंगे अपने? देखिए, हिंदी में सब कुछ होना तो संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमें बाकी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। हाँ, बात यह कि हिंदी में को बढ़ावा देने के लिए आजकल आपने देखा कि संचार माध्यम भी हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, और बैंकों में भी हिंदी में काम किया जा रहा है, सरकारी कार्यालय भी हिंदी में काम कर रहे हैं।
कि सिर्फ हिंदी दिवस पर काव्य गोष्ठी और पखवाड़ा मनाने से हिंदी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हिंदी को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। और इसी उम्मीद में कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी के महत्व को जान पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे, और अब से उनको हिंदी पर शर्म नहीं गर्व महसूस होगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर भारत का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा, अंग्रेजी को मात्र विषय और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।